हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। सियासी पारा हाई है, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। लेकिन आज बुध है, आज वो दिन है जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ये कहते हैं कि जेल भरो तहरीक का आगाज करेंगे। अब कौन कौन वॉलंटियर करने जा रहा है, कौन कौन आएगा अपनी गिरफ्तारी देने के लिए, ये तो हम दोपहर को 2 बजे ही देखेंगे। और किसने शमूलियत इख्तियार की है पीटीआई में, ये भी आपको आज ही के प्रोग्राम में हम बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ तालीम के मैदान में कहां कहां पर अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, ये भी हम शामिल करेंगे। मौसम की बात कर लेते हैं। जब मैं आज ऑफिस आ रही थी तो वेदर वाज अ बिट क्लाउडी। अगर टेम्परेचर की बात करें तो दैट इज 21 डिग्री सेंटीग्रेड। ओवरऑल इन तमाम मामलात पर बात होगी आपसे, लेकिन सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। पीटीआई की जेल भरो तहरीक का आज से आगाज, 200 कारकुन गिरफ्तारी देंगे। परवेज इलाही मुस्लिम लीग काफ से फारिग, 10 साबिक एमपीए समेत पीटीआई में शामिल। चलवन अस्पताल में वेंटिलेटर, अमला गायब, वजीर आला का अचानक दौरा, कार्रवाई का हुक्म। अकबर चौक फ्लाईओवर अंडरपास का टेंडर आज खुलेगा, तामीर के लिए 4 माह की डेडलाइन। तो ये तो थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज, इन्हीं पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू। हमारे साथ दुरे नायाब मौजूद हैं, हमारे साथ इमरान यूनुस मौजूद हैं, और दोनों को मैं टॉप स्टोरीज भी बता चुकी हूँ, नाजरीन को भी बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले आज हम जिस मामले पर बात करने जा रहे हैं दैट इज़ जेल भरो तहरीक का आगाज़, और 200 कारकुन गिरफ्तारी देने लगे हैं। तो आपको क्या लगता है इमरान, कौन कौन निकलने वाला है अपने घर से, कौन कौन गिरफ्तारी देने वाला है? क्या इमरान खान भी गिरफ्तारी देंगे? वैसे मुझे ये बात समझ नहीं आती, एक तरफ आप गिरफ्तारियां ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप नए मेंबर्स को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, सदारत की ऑफर दे रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? देखिए मुनीज़े, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की। अच्छा, पहली बात तो ये है कि एक तरफ ये जिस जमात की हम बात करने जा रहे हैं कि जिसके कारकुन जो है वो आज 200 से ज़्यादा कारकुन जो है वो खुद वॉलंटियर अपनी जो है वो गिरफ्तारियां देने जा रहे हैं। एक तरफ तो उस पार्टी का चेयरमैन जो है वो अपनी ज़मानतें करवा रहा है, और जब तक ज़मानत कन्फर्म नहीं होती तब तक अदालत की तरफ रुख नहीं करते कि जी मुझे पहले श्योरिटी देंगे, मेरी ज़मानत होगी, फिर मैं आपको उसके बाद मैं पेश होऊंगा। और उसके बाद जो है ये कारकुन जो है अब करने जा रहे हैं। 2 चीज़ें जो है वो बड़ी अहम है। पहली बात तो ये है कि कोई भी हुकूमत जो है वो इस तरह का मजाक, खैर ये तो पीटीआई जो है ना वो हमेशा गैर संजीदा जो हिकमत अमली है ना वही अपनाती है। गवर्नमेंट भी जो है ना इस चीज़ को सीरियस नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जब भी कोई गिरफ्तारी करती है ना वो किसी खिलाफ वर्जी पर, चाहे वो स्टेट के खिलाफ कोई खिलाफ वर्जी कर रहे हैं या किसी जुर्म पर गिरफ्तारी करती है। अब ना इन्होंने कोई जुर्म किया, फिर हुकूमत जो है वो इनको क्यों गिरफ्तार करेगी? और दूसरी बात ये है कि ये जो कारकुन बड़े शौक से गिरफ्तारियां देने जा रहे हैं ना, जिसमें कुछ रहनुमा जो हैं वो भी शामिल है, जिनके नाम जो हैं वो खबर में बयान किए गए हैं, ये बात सुन लें कि लाहौर की जेलों में जगह नहीं है, ये जाएंगे डीजी खान या बहावलपुर। और अगर उन जेलों में इनके साथ जो लाहौर में कितनी कैपेसिटी है? देखें, लाहौर में अगर आप कोट लखपत की जेल देख ले या सेंट्रल जेल देख ले, वहाँ पर तो ऑलरेडी आप यकीन जाने वहाँ पर कैदी रखने की जगह ही नहीं है। और जब इनके घर वालों को नाश्ता देने जाना पड़ेगा ना बहावलपुर या डीजी खान, फिर इनको पता चलेगा। क्यों देने हैं नाश्ते? जेल की रोटी क्या खाने के लायक नहीं होगी? देखिए जी, बात इसी तरह है कि आप जो है वो सिर्फ गिरफ्तारियाँ, अब हम अपने व्यूअर्स को ये भी बता दें कि ये गिरफ्तारियाँ क्यों देने जा रहे हैं। ये गिरफ्तारियाँ जो हैं वो सिर्फ इस बेस पे देने जा रहे हैं कि जी इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हो रही या इलेक्शन गवर्नमेंट जो है वो नहीं करवाने जा रही। ओ भाई, इलेक्शन जो है वो कराना कोई मामूली बात नहीं है। वैसे भी डेट अनाउंस हो गई है, देखें डेट अनाउंस हुई है, लेकिन आपकी जो हुकूमत है वो अभी भी कह रही है कि वो एक अलहदा चीज़ है, अलहदा डिबेट है कि गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही है कि आईनी तौर पर प्रेसिडेंट जो है वो ऐलान जो है वो नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ना बड़ी अहम चीज़ जो है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने इलेक्शन जो करवाना होता है वो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर करना होता है। लास्ट वीक भी हम डिस्कस कर रहे थे कि सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर होता है वो आपके सिक्योरिटी इदारे होते हैं, जिसमें आपकी फ़ौज है और जिसमें आपके जो है वो बाकी सिक्योरिटी इदारे आ जाते हैं। अब पाकिस्तान जो है वो आपको पता है कि दहशतगर्दी की फ़िज़ा जो है वो दोबारा से सर उठाना शुरू हो गई है, गर्म होना शुरू हो गई है। अगर हमने इसको कंट्रोल ना किया तो ये फैलती चली जाएगी। एक तो ये पॉइंट है, लेकिन दुरे नायाब, जिस आइन के आर्टिकल 57C के तहत सदर ने ये अनाउंस किए हैं इलेक्शंस, वो बात
तो सदर का आईनी हक था, लेकिन उस पर स्टेक होल्डर्स वाली बात जो इमरान कर रहे हैं कि सिक्योरिटी इदारों ने अपना कंसर्न जाहिर किया है कि हम नहीं कर सकते और जो भी मामलात हमें सामने आ रहे हैं, सेंसस पूरा नहीं है, उसके बाद एक और अलग से डिबेट पैदा हो जाएगी। तो ऐसे में इमरान खान चाहते तो कोऑपरेट कर सकते थे, लेकिन सूरत हाल उसके बरक्स हम देख रहे हैं। ऐसा क्यों है? देखें, ये तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि सदर पाकिस्तान बहुत दबाव में थे और आपने माजी में देखा है जिस तरह इमरान खान साहब को मिलते भी रहे और इमरान खान साहब को उन्होंने समझाने की बहुत हद तक कोशिश की और बहुत ज़्यादा उन्होंने मुलाकातें भी की। अचानक आते थे और शाम को चले जाते थे, बाज़ औक़ात 2-2, 3-3 दिन तक समझाते रहे और रातों को वो फिर गवर्नर हाउस में स्टे भी करते थे। बहुत सारी इश्यूज़ थे, समझने की बात है। मुझे लग रहा था कि वो शायद हमारे सदर जो हैं वो PTI में अपनी नौकरी बचा रहे हैं और ऑनेस्टली कि उनको जो एक काम अभी सोच समझ के करना चाहिए था बहुत उजलत में कर दिया गया और उनको तमाम स्टेक होल्डर की मुशावरत की जो ऑप्शन थी वो यूज़ करनी चाहिए थी। लेकिन PTI के अंदर से हमारे ज़राए और दोस्तों के मुताबिक उन पर बड़ा दबाव था कि वो अपना आइनी किरदार अदा करें। जी, वो कैसे करें कैसे ना करें ये तो खैर उनको सोचना चाहिए। अब उन्होंने उस दबाव में आके अपना किरदार अदा करने की कोशिश तो की है, लेकिन अगेन कंट्रोवर्शियल हो गया मामला। अब मामले को कंट्रोवर्शियल करना, मामले पे धौंस ज़बरदस्ती करना, ये PTI का बुनियादी मंशूर है और उनकी किसी बात को संजीदा लेना जो है वो इस वक्त मेरा ख्याल हमारे लिए सहाफ़त में बहुत मुश्किल हो अच्छा, गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं, वी ऑल नो दैट, कितने यू टर्न्स लिए, कौन कौन से ऐलानात किए गए, पहले आप रिजीम चेंज की बात करते रहे, तो बहुत सी इस तरह की बातें हैं जो हम सब ने देखी। लेकिन अकल वाले हैं, अगर समझ जाएं तो फिर बेहतर है, मगर आई डू नॉट वांट टू से, तो वो नहीं समझ मैंने तो ये बात की है कि हमारे लिए सहाफ़त में बड़ा मुश्किल हो गया है कि खान साहब की बातों को संजीदा लेना। ऑनेस्टली आज अगर हम उनकी बात को संजीदा लेते हैं तो कोई पता नहीं है, 1 घंटे बाद हमें अपनी बात पर सोचना पड़े कि हमने क्या कह दिया, क्योंकि वो किसी बात पर खड़े नहीं रहते। लेकिन होगा क्या इमरान, अगर ये 200 लोग आते हैं तो होगा क्या? क्या इन्हें जेल में रखा जाएगा, इन्हें कैद कर लिया जाएगा? हुकूमत की क्या प्रैक्टिस है, पंजाब गवर्नमेंट की इसके ऊपर स्ट्रैटेजी क्या है? ये नहीं आएंगे 10 लोगों को डंडे पड़े ना तो इन्हें लग समझ जाएगी। और डंडे क्यों पड़ने हैं? डंडे सिर्फ इस वजह से पड़ने हैं कि अगर आप रोड ब्लॉक करेंगे, शहरियों को जो है वो तकलीफ पहुंचाएंगे, ऑब्वियसली जब ये प्रोटेस्ट करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, फिर गिरफ्तारियां होंगी ना। जब पुलिस आएगी ना फिर इनको लग समझ आएगी। देखिए पुलिस के पास जो है ना ये भी ऑप्शन होती है कि वो शेलिंग जो है वो भी कर सकती है। इंफॉर्मेशन शेयर की पुलिस के पास एक बहुत बड़ी ऑप्शन है जिसको हम मिस कर रहे हैं आज की डिस्कशन में, वो है 144 का निफाज। एग्जैक्टली तो इस वक्त लाहौर में दफा 144 गिरफ्तारी होगी तो उसी पर होगी, गिरफ्तारी उसी पर होगी। और उसके बाद अगर आप करेंगे, क्योंकि इम्पोज है इस वक्त शहर में, अगर आप उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो पुलिस के बाद और हमारी महकमा दाखिला के बाद बहुत सारी ऑप्शंस हैं और 144 के नफाज की जो खिलाफ वर्जी करता है उससे निकलना इतना आसान नहीं यानी होता। कि अब जो स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी वो कानून की खिलाफ वर्जी होगी, धरने होंगे, सड़क को ब्लॉक किया जाएगा, टायर जलाए जाएंगे, यही चीज होगी और फिर लोग की जाएंगी अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। यानी कि गिरफ्तारी देना इतना आसान नहीं है, पहले आपने अपने शहर को रोकना है, उसको शटर डाउन की तरफ लेके जाना है, कारोबार को मुतासर करना है, उस इकोनॉमी को मुतासर करना है जो ऑलरेडी मुतासर हुई है। इस तरह होगा। देखें बात सिंपल सी है कि जैसे मैंने पहले कहा कि जब ये कोई खिलाफ वर्जी करेंगे, ये लोग जो 200 कारकुन है ये कोई खिलाफ वर्जी करेंगे, फिर पुलिस जो है वो हरकत में आएगी, चाहे वो दफ़ा 144 का नफाज हो या कोई प्रोटेस्ट हो या सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाए या रोड ब्लॉक करे, फिर इनकी गिरफ्तारियां जो है वो अमल में आ सकती है। यहाँ पर एक चीज़ काबिल गौर ये है कि इलेक्शन ना कराने में सबसे बड़ी रुकावट इमरान खान साहब खुद हैं। चलें ये चीज़ें तो लैद है कि सिक्योरिटी इदारे जो है वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास सिक्योरिटी जो है वो अभी नहीं है। दूसरी तरफ अदलिया जो है वो ये कह रही है कि हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं दे रहे क्योंकि हमारे पास हज़ारों केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। ठीक है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट कहती है हमारे खजाने खाली हैं, हम 200 अरब रुपए का इलेक्शन कहाँ से करवा दें। अब इन तीनों चीज़ों को छोड़ के चौथी चीज़ जो है ना, इमरान खान साहब खुद हैं इलेक्शन करवाने में सबसे बड़ी रुकावट क्यों है? क्योंकि इमरान खान साहब ने ही ये कहा था कि नई हल्का बंदियां करें और उसके बाद मर्दमशुमारी करें नहीं, और उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे। और भाई वो तो अभी सेंसस शुरू नहीं हुआ, खत्म क्या होना है वो तो अभी शुरू नहीं हुआ, तो इलेक्शन कैसे करवा दें भाई? आप इसी चीज पे अगर स्टैंड करते हैं कि इमरान खान साहब का डिसीजन था, उन्हीं का ये फैसला था कि जी नई मर्दमशुमारी होगी और उसके बाद इलेक्शन होंगे। ओ भाई ना हल्का बंदियां भी प्रॉपर हो पाई हैं, ना आपकी मर्दमशुमारी जो है वो स्टार्ट हो पाई है, फिर इलेक्शन कहां से करवा दे? फिर उसके बाद समझ नहीं लग रही कि अच्छा तहरीक इंसाफ ना एक रोना रोती थी कि बड़ा तराना इन्होंने बनाया था कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, ये यूज करते थे मुस्लिम लीग नून के लिए। अब जो है वो इमरान खान साहब को तकलीफ ही असल ये है कि ये कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला और कोई वजह नहीं। देखिए ना, अब एहतसाब का सामना भी करना पड़ेगा। कल आपको पता है पिंडी से नोटिस हुए हैं और पिंडी से इमरान खान साहब को भी नोटिस हुए हैं, साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को भी नोटिस हुए हैं, फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और एक जो खुली आंखों के साथ तोशाखाना केस है,
तो अगर उस पर भी अगर कोई जवाब ये जमा करा पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी है। आपने अपने आप को खुद डेंजर जोन में लेके गए हैं और एक आईनी प्रोसेस को डिस्टर्ब किया है हुकूमतों को डिसॉल्व करके, ज़बरदस्ती डिसॉल्व करके। ऑल दो के अंदर के लोग ही इनको कहते थे कि जी आप हुकूमत डिसॉल्व ना करें। और आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है कि परवेज़ इलाही साहब का कितना मासूमाना मुंह था और वो बार बार कान में कह रहे थे कि मैंने सदर अनाउंस करो ना, मैंने सदर तो अनाउंस करो। वही परवेज इलाही थे जो फवाद चौधरी के जिसके कान में वो बात कर रहे थे, उसी के बारे में कह रहे थे जे थोड़े दिन और पहले फड़िया जांदा तो फिर ए नौबत भी ना, एक दूसरे को चोर डाकू कहते थे ना, एक दूसरे को चोर डाकू कहते थे। परवेज इलाही साहब बिल्कुल इसी तरह, मैं वही तो कहा कि एक दूसरे को चोर, बड़े बड़े पंजाब के डाकू कहा जाता था और कभी कुछ कहा जाता था। परवेज इलाही साहब के हवाले से हम बात करें ना, परवेज इलाही साहब ने तो अपनी गेम ओवर का बटन जो है ना वो प्रेस कर दिया है। अब बात यह है कि इनकी सियासत खत्म हो गई है। एक बड़े ज़रूरी सवाल के साथ ब्रेक की तरफ चलते हैं और वो सवाल ये है कि जो शख्स अपनी ही पार्टी के आइन के ऊपर स्टैंड नहीं किया, जिसने अपनी ही पार्टी को, अपनी ही पार्टी के सदर के अगेंस्ट जाके किसी और पार्टी में जम करने की कोशिश की, उसकी क्रेडिबिलिटी कहाँ है? अभी चलते हैं ब्रेक पर, वापस आएंगे और फिर आपसे करेंगे बात। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ये तो आपने भी सुना होगा कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, और सियासत में सब कुछ होता है। ये हमने परवेज़ इलाही की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के बाद प्रैक्टिकली देख लिया। तो दुल्हन आया, ये किस तरह हो सकता है? देखिए, मैं आपको ब्रेक में भी कह रहा था कि हमारा चूँकि देहातों से ताल्लुक़ है, पीछे से बैकग्राउंड हमारे, तो हमने कभी नहीं देखा कि चौधरी ने कहीं पर मुलाजमत इख्तियार की हो। और पिंडों के जो चौधरी होते हैं ना, वो कभी कामी नहीं होते। तो सीधी सी बात है, हमने बचपन में हमेशा से यही देखा कि उन्होंने पंचायत में फैसले किए, चाहे छोटे पंचायत थी या बड़ी जमात थी, बड़ी पंचायत थी, 10 बंदे थे, 25 बंदे थे, ये फ़र्क नहीं करता। मैटर होता है कि चौधरी चौधरी होता है और चौधरी जो बात करता है ना वो सारे सुनते हैं। लेकिन कल जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी परेशानी देखी है तो मुझे तो बहुत हैरानी हुई है, क्योंकि मैं नहीं समझता था कि इस तरह की पोजीशन में वो जाएंगे। और परवेज, जिसके देखें फवाद चौधरी के बारे में उन्होंने क्या नहीं कहा, और उसी के कान में वो कह रहे हैं कि यार वो सदर वाली गलत करो ना, फिर वो सदर गलत करो ना, तो उस पर भी फवाद चौधरी ने ये नहीं कहा कि हम आपको की गुफ्तगू बीप करके लगाई गई थी, जहाँ मेरे कानों में बीप बज रही है। अच्छा, वो ये फिर भी फवाद चौधरी साहब ने नहीं कहा कि जी हम पंजाब का सदर या हम इनको पीटीआई का जो है ना वो ओहदा दे रहे हैं। हाँ, हमने फैसला किया जमात में और जमात मुतफिका तौर पे वो है, एक तजवीज़ है, इस तरह की बात गोल करके। अब बात ये है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मुझे तो इस बात पे हैरानी होती मुझे है एक और कि ये ना हो, कब्बा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गए। और माजी में देखे ना, माजी में फिरदौस आशिक अवान के साथ क्या हुआ, माजी में जहांगीर तरीन साहब के साथ क्या हुआ, माजी में अलीम खान साहब के साथ क्या हुआ, माजी में ओन चौधरी साहब के साथ क्या हुआ। दुनिया में हर बंदा खान साहब से अलग दिखाई दे सकता था, लेकिन नहीं दिखाई देते तो ओन चौधरी साहब नहीं दिखाई। अगर इन सब के साथ हो सकता है, इन सब की इज्जत इस जमात में नहीं रह सकती, तो कुछ बईद नहीं है इस जमात में किसके साथ। देखे तो रहे आप और मुझे आप दोनों ने जो है वो अच्छे मुहावरे जो है वो भी बताए हैं, अच्छे जुमले जो हैं वो भी बयान किए हैं। एक जुमला मैं भी ऐड कर देता हूँ। देखिए, जब आप किसी को भी जब घर से निकाल दिया जाता है ना, घर में चाहे आप आलीशान जिंदगी जो है वो गुजार रहे हो, जब आपको घर से निकाल दिया जाता है ना तो भाई आप फिर नौकरी ही इख्तियार करते हैं। ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि चौधरी नौकरी पे आ गया है। अब बात इस तरह है कि साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब ने पीटीआई ज्वाइन नहीं की, काफ लीग ने इनको दरबदर किया है, उसके बाद इन्होंने कहीं तो जाना था ना, और पीटीआई के अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है कि जो आपने माजी में हरकत की और जो सूरत हाल आपने अपनाई वो अब आपको भुगतनी पड़ रही है। काफ लीग के सरबराह चोई शुजात जो है उन्होंने इनकी बुनियादी पार्टी रुकनीत जो है वो मुअत्तल की, और उसके बाद उन्होंने सिर्फ यही नहीं, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी खत लिख दिया कि भाई हम इस बंदे को फारिग कर रहे हैं जी, ये अब काफ लीग का हिस्सा नहीं है। फिर इन्होंने क्या किया कि सादा सा मुंह लेकर वो जो 10 लोग थे साबिक एमपी उनको लेकर, जिनका कोई वजूद अब नहीं है, जो बात मैंने आपको ब्रेक से जाने से पहले कही थी कि परवेज़ इलाही साहब जो है इन्होंने वो अपनी सियासत पे, अपने कैरियर पे दी एंड वाला बटन जो है वो प्रेस कर दिया है। वो मैंने इसलिए कहा था कि अब ये चले गए हैं पीटीआई में। अब आप ये देखें, जिन हलकों से ये इलेक्शन लड़ते थे, क्या वहां पर जो पीटीआई के ऑलरेडी लोग इलेक्शन कर रहे थे, वटएवर वो जीतते हैं या हारते हैं, क्या वो इनको जगह देंगे? कहीं भी नहीं। माजी की छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप भी मेरी बात को सेकंड करेंगे। हमारे नज़ीर चौहान साहब की मिसाल आप ले लें।
जब उन्होंने पीटीआई छोड़ के नून लीग में आए तो वो अपने उस हल्के से हार गए। क्यों? क्योंकि उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिली, कारकुनों का वो प्यार नहीं मिला जो नून लीग को मिल रहा था, नून लीग के लोगों की तरफ से वो नहीं मिला और वो हार गए। अब यही सूरत हाल इनके साथ होगी। कुरैशी की जगह उनकी बेटी आई, जी बिल्कुल, बिल्कुल इसी तरह ना। अब ये अपनी इज्जत बचाने के लिए ये कह रहे हैं कि वो सदर का ऐलान तो कर दे, सदर का ऐलान तो कर दे। अच्छा, इस सारी सियासी गर्मा गर्मी में जिसको सबसे पहले गिरफ्तारी देनी चाहिए थी, वो तो आज नैब में पेश होने का इम्कान है उनका। ठीक है जी, उनको तो नैब ने पिछली बार बुलाया 12 बजे, और वो वाहिद ऐसे शख्स हैं जो जमानत लेकर, हाँ, जो जमानत लेकर नैब नहीं गए। नहीं, वसीम अकरम प्लस है। अच्छा, वसीम अकरम प्लस भाई आज तो उनको खड़ा होना चाहिए ना खान साहब के घर के बाहर। सबसे पहले आएंगे जी कि मुझे गिरफ्तार करें, उन्हें कहा जी मैं जेल भरो तहरीक में ना नैब के केस में गिरफ्तारी दे देता हूँ, ठीक है, अगर मैंने कुछ नहीं किया। क्योंकि अगर मैंने तो कुछ नहीं किया, वो तो कहते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे साथ तो ज्यादती हो रही है। पिछले दिनों वो साबिक सूबाई वजीर अली अफसल साई साहब उन्होंने भी कहा कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। एक तरह से ठीक भी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, उनसे करवाया गया। एक्चुअली किसने उनके साथ करवाया ये हम अच्छा, मेरे अफजराए के मुताबिक परवेज इलाही साहब कुछ दिनों से बड़ी तन्हाई का शिकार थे, ठीक है, और वो चूंकि मोहम्मद खान भट्टी साहब मंजर आपसे गायब हो गए, जो मोनिस इलाही साहब वो बैरून मुल्क जाके बैठ के, उनके साहबजादे दूसरे भी चले गए, तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें थी, वो तन्हाई का शिकार थे। और वो हमारे एक दोस्त हैं, उनके बड़े करीबी दोस्त हैं, उनको फ़ोन करके कहते थे अब तुम रोज़ आया करो। अच्छा। ठीक है, पहले कभी शायद ना मुंह लगाते हो, लेकिन फिर वो कहते हैं कि रोज़ मिला करो, आजकल मैंने बड़ी लोड़ है, तो तुसी मेरा कोई गल शल किया करो, आया करो, रोज़ बैठा करो। वैसे भी एंटी करप्शन और नैब में जो इनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं ना परवेज इलाही साहब पे, जो इंक्वायरियाँ चल रही हैं, इनको कोई तो दरख्त चाहिए था जिसके नीचे या जिसके पीछे जाके ये छुप सके। अब इनको नोटिस होने का इम्कान है नैब में। जो मोहम्मद खान भट्टी साहब पे इंक्वायरी है, मोनिस इलाही साहब पे इंक्वायरी है, जिसमें अली अफसल साई साहब है, CNW के एक्सीएन है, STOs हैं, और बकौल नैब और तहकीकाती इदारे सफिशिएंट है उनके पास। तो वो बिल्कुल इमरान ने बड़ा अच्छी बात की, बड़ी वैलिड बात है कि अब उनको किसी छतर छाया की तो जरूरत है ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि उनके पीछे कोई बोले, उनके पीछे कोई ट्विटर पे लिखे, उनके पीछे कोई मुख्तलिफ फॉरम्स पे कहे। इमरान खान साहब जैसा कोई जो वाइब्रेंट किस्म का लीडर हो, जो लोगों को मुतहर्रिक रखे कि जी परवेज इलाही साहब से बड़ी, हमारे PTI के जो मुमकिन तौर पर सदर पंजाब है उनके से बड़ी ज्यादती हो रही है, तो वो चीज़ें उनको चाहिए। और आप ये देखिएगा, ये जो 200 कारकुनों ने आज गिरफ्तारी देने का ऐलान किया ना, बल्कि ये लीडरों ने कहा कि 200 कारकुन गिरफ्तार करेंगे, जो इनके मेन कारकुन होंगे ना, वो लिया होगा कंफर्मेशन, कोई कंफर्म, वो गायब हो गए होंगे। जो अहम लोग होंगे ना PTI के, जो करता धरता कारकुन हैं, वो भाग गए होंगे। बल्कि हमारे ऑफिस में भी एक PTI के जो है वो डाई हार्ट फैन है शहजाद जैदी साहब, आप यकीन जाने वो तो बहावलपुर भाग गए हैं। मेरी आज सुबह ही उनसे बात हुई है, वो बहावलपुर में बैठे हुए। मैंने कहा जी आपने गिरफ्तारी देने नहीं आना, तो वो कहते नहीं जी हमें रहने दे, नहीं देना मुकामी। ये सारा मजाक चल रहा है। गवर्नमेंट जो है ना वो भी इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रही, गवर्नमेंट इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रही। ये जो है ना अफरा तफरी का जो माहौल है ना वो क्रिएट करने जा रहे हैं, और ये गलत है। से यही किया। ये सिर्फ ऐसे देखिए, इनका मुतालबा क्या है? इनका मुतालबा ये है कि जी आप इलेक्शन डिले कर रहे हैं। ओ भाई, इलेक्शन कमीशन के पास जाओ ना, ये गिरफ्तारियां क्या है? अदालत का रास्ता आपके पास है, अदालत में आप ऑलरेडी गए हो, इलेक्शन कमीशन में आपने दरख्वास्तें दी हुई हैं। एक तरफ से तो कामयाब हो गए, जब इलेक्शन कमीशन के पास गए तो उनके जो डी नोटिफाई किया गया था, चलें वो फैसला रुक गया और अब वो वापस आ गए हैं। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक पे, जिसके बाद वापस आएंगे। और कुछ और भी लोग गायब थे जिनके खिलाफ निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कार्रवाई की है, और आज इसी सिलसिले में एक इजलास पे बुला लिया है। वो लोग कौन थे, कहाँ पर थे, ये वापस आके आपको बताएंगे। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। और हम काफ़ी दिनों से ये देख रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अस्पतालों की कारकर्दगी, वहाँ का अमला, वहाँ के मामलात, वहाँ पर जिस तरह के मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, उसकी अपग्रेडेशन और दीगर तमाम जो ज़रूरी बातें होती हैं उन पर ख़ासी तवज्जो दिए हुए हैं, ताकि अहलियान लाहौर के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ को इंश्योर किया जाए। और इसी सिलसिले में कल वो अचानक गए चिल्ड्रन हॉस्पिटल और वहाँ पर देखा कि अमला मौजूद नहीं था, अमला अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। तो इस तरह के मामला तो अक्सर ही पेश आए। जो पेशेंट्स हैं उनकी जानिब से भी कंप्लेन की गई कि नर्सेज अवेलेबल नहीं होती, स्टाफ मौजूद नहीं होता। वो जब अपने प्यारों को लेकर आते हैं, अपने बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ आते हैं, जो जिन्हें एमरजेंसी में भी ले जाना होता है, लेकिन कॉपरेट नहीं किया जाता। और कॉपरेट करना तो दूर की बात, कल तो स्टाफ भी मौजूद नहीं था और इस बात का खासा नोटिस लिया है। तो इमरान, आपको क्या लगता है 3.5-4 सालों में साबका हुकूमत ने क्या किया है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ को इंश्योर नहीं किया? ये वो बेसिक नीड्स हैं जो किसी भी इंसान की हैं, आपकी हैं, मेरी हैं, दुर्नाय आपकी हैं, और किसी भी वक्त किसी को कोई भी इमरजेंसी पेश आ सकती है। तो ऐसे में ये अमला इतना बेदर्द क्यों है?
देखिए जी, साहबका हुकूमत के हवाले से अगर बात करें, उसका जो 3.5 साल दौर था, सबसे पहले अगर बात करें कि हम आगाज़ करते हैं कि जब उनकी गवर्नमेंट आनी थी, तहरीक इंसाफ जो है इसके हवाले से अगर बात करें कि ये हमेशा प्रोटेस्ट करती थी, रोड्स पे करती थी, कहती थी कि हेल्थ और एजुकेशन जो है इसको बेहतर किया जाए। जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो आप देखिएगा कि हम क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। ये रिफॉर्म्स लेकर ये आए कि जब इन्हें गवर्नमेंट मिली, इन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो उसको दी जो मैडम डॉक्टर थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनको दी कि चलें ये बेहतर हो जाएगी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं आ रहा हूँ उस तरफ। आपने एजुकेशन जो है वो उनको दी जिनको आप कहते थे कि ये जी एजुकेशन के मास्टरमाइंड है, उनको दी। अब आप ये देखें कि 3.5 साल में पंजाब में आपने पंजाब को 2 वज़ीर आला दिए और दोनों तकरीबन आपके अपने थे, दोनों आपके अपने थे, आप ही लेकर आए। उन दोनों वज़ीर आला ने क्या किया पंजाब के साथ? हेल्थ हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल की डॉक्टर जो है वो ये कह रही हैं कि जी मेरे पास तो ट्रेंड अमला ही नहीं है, मैं क्या ऑपरेट करूं। उन्होंने ऑपरेशन करने से हाथ खड़े कर दिए। और अगर हम बात करें कि ये अचानक दौरों की, साबका दौर में हमेशा यही होता रहा है कि चूँकि हमने पॉलिटिकल बीट्स और इसके साथ म्यूनसिपल बीट्स जो है वो कर रखी हैं, हमें पता है कि जब भी वज़ीर आला का दौरा होता था पहले से इन्फॉर्म हो जाता था। जी जी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उनका जब प्रोटोकॉल लगता था या प्रोटोकॉल में जो लोग होते थे वो बता देते कि जी वज़ीर आला जो है उसका दौरा है, ठीक है। अब निगरान वज़ीर आला के हवाले से बात करें, इन्होंने सबसे बेहतर अच्छा काम तो ये किया ना, कहा जी मैंने प्रोटोकॉल नहीं लेना। उसके बाद इन्होंने सीएम के दफातर बंद कर दिए और काफ़ी खर्चे कंट्रोल किए। खैर ये एक चीज़ है। अब ये करते क्या है? 2 हफ्ते कबल हमने देखा कि मेंटल हॉस्पिटल में चले गए, उसकी भी सूरत हाल जो है वो बिल्कुल सामने आई। साथ मीडिया भी नहीं लेके जाते और मीडिया को बताते भी नहीं है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। कल भी यही सूरत हाल जो है इन्होंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी ये भी की, किसी को नहीं पता था, कानो कान खबर नहीं थी। आप सोचें कि अगर पता होता तो ये सारी चीज़ें नज़र आती? कभी भी नज़र नहीं आती। चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है ये ऐसा हॉस्पिटल है, आप यकीन जाने पूरे पंजाब से लोग जो हैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ आते हैं। क्यों? सोचा ये जाता है कि एक माइंडसेट ये बना हुआ है कि लाहौर का जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, नो डाउट है, लेकिन जब तक आप उस पर ध्यान नहीं देंगे उसका तो बेड़ा गर्क होगा ना। आप ये, मैं खुद हैरान हुआ कि कल जब मोहसिन नकवी साहब ने वहाँ पर दौरा किया, मैं हैरान हो गया कि वाकई वहाँ पर वेंटिलेटर गायब है। और यकीनन देखिए एमएस घर पे सो रहा होगा जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है रिसोर्स मैनेजमेंट करना, तमाम डॉक्टरों को फैसिलिटेट करना, अमले को, पैरामेडिकल स्टाफ को हाजिर रखना। ये जिम्मेदारी किसी फर्द वाहिद की तो नहीं है ना, ये तो जो एमएस होता है आपका मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है उसकी जिम्मेदारी है। और इनकी बातें आप सुन लें, मैं हैरान था कि हम बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते थे, बहुत सारी जगहों पर जाते थे, तो यास्मीन राशिद साहब हमसे उलझ पड़ती थी सहाफ़ियों से, बजाय कि वो आपको सवाल करे, आपको पूछे कि आप तो डॉक्टर हैं, आप तो सारे मामलों को समझते हैं, आपके तो अस्पतालों में यह हालत ये थी कि इनके अस्पतालों में पिछला जो परवेज़ इलाही साहब का दौर था, जो बहुत शानदार दौर था, पैराडोल नहीं थी, सिरिंजेस नहीं मिला करती थी, ब्लैक हो जाती थी। आपके जो तमाम तर बुनियादी ज़रूरियात जो हमेशा हॉस्पिटलों में होती थी, इंजेक्शन तक वो नहीं थे, दर्द का इंजेक्शन नहीं था, कोई मामूली इंजेक्शन जो अमूमन डिस्पेंसरियों में फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा गया होता था, वो भी नहीं था। अच्छा, हमारे लोगों को दुनिया में यहाँ पर आदत हुई है। मैं लोगों की किन बात कर रहा हूँ कि जो सरकार में बैठे हुए हैं ना, आप ये देखें हॉस्पिटल्स के हवाले से अगर हम बात करें ना, कि जहाँ हम ये बात करते हैं कि जी स्टाफ नहीं है, मशीनरी नहीं है, अद्वियात नहीं है, वो क्या कहते हैं कि जी हमारे पास फंड्स नहीं है। स्पेशली चिल्ड्रन हॉस्पिटल के हवाले से बात करें, हमने कभी नहीं सुना कि इसके पास फंड्स ना हो। इसको जो है प्रायोरिटी बेस पर इसको फंड्स दिए जाते हैं और वहां पर आदत क्या बन गई है कि ठीक है जी हमारे पास फंड्स का इशू नहीं है, हमारे पास जो है वो ये है कि अब हम जो है ना वो ड्यूटी पर मौजूद नहीं हो सकते। इन्हें ये पता था कि यहाँ पर कौन विजिट करता है। आपकी बात से हम छुट्टी करते हैं। आपकी बात से एक बात मैं शामिल करती चलूं, PKLI को 1 अरब के फंड जारी हुए हैं, जबकि शालामार अस्पताल को भी 8 करोड़ मुंतकिल किया गया है। अब अगर ये भी कहेंगे जी हम नहीं कर सकते और अगले हफ्ते 10 दिन बाद जाके वज़ीर आला साहब दोबारा कोई अगर सरप्राइज विजिट करे और वहाँ पे हालात वही हो, तो मुझे बताएं फिर इनके साथ क्या सलूक बनेगा। इतने पैसे लेके, इतने फंड लेके अगर ये काम करना नहीं चाहते तो इनकी नीयतों में फतूर है। अब नियतों के फतूर का तो कोई हल नहीं किया जा सकता। नहीं, ये अच्छा किया कि कार्रवाई जो है वो हुक्म दिया है कि इंक्वायरी जो है वो की जाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। आज इस सिलसिले में एक मीटिंग भी बुला ली गई है जिसमें देखा जाएगा, जानने की कोशिश की जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ। ये बड़ा संगीन मैटर है, बिल्कुल, छोटे बच्चों की बीमारी और जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ डेफिनेटली कार्रवाई होगी, क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चों के बड़े क्रॉनिक डिजीजेस जो हैं वो यहाँ पे कंट्रोल होती हैं। बच्चों के दिल के मसाइल, छोटे बच्चों के बहुत सारे इश्यूज हैं, लंग्स के इशू हैं। पूरी दुनिया कोरोना के बाद मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स को हायर कर रही है और हमें बंदे नहीं मिल रहे, और जो मिल रहे हैं वो ड्यूटियों पे नहीं आ रहे, और जो ड्यूटियों पे आ रहे हैं उनको काम करने की आदत ही नहीं है, या वो सो रहे हैं वार्ड में बैठ के कहीं पे या किसी कमरे में बेंच पे लेटे हुए हैं। आपके अस्पतालों का हाल क्या है? बिल्कुल नायाब और इमरान, ये एक अलमिया है और हम ये समझते हैं कि फिर तो ये बेहतरीन बात है कि इसको इतनी संजीदगी से मौजूदा हुकूमत ले भी रही है। आपको इज्जत देता है ना, तो फिर आप पे जिम्मेदारी आयद होती है। आपको डरना चाहिए कि मैंने अपनी जिम्मेदारी जो है वो आसान तरीके से निभानी है। गरीबों पे क्या डिलीवर किया। निगरान गवर्नमेंट जो है ये जिम्मेदारी
खुशउस्लूबी से निभा रही है। अगर जो पूरे 5 साल के लिए मिनिस्टर, सीएम्स, पीएम्स आते हैं ना, यकीन जाने अगर वो अपनी जिम्मेदारी का ख्याल रखें ना, तो हमारा माशरा और हम बड़े आजाद फिर रहे हैं, हमें नहीं बताना पड़ रहा पंजाब हुकूमत को क्या हो रहा है, क्योंकि ये बात मोहसिन साहब खुद बहुत पहले जर्नलिस्ट रहे हैं, रिपोर्टर हैं, उनको पता है। ये बात सिर्फ बारियों की नहीं है, दे हैव टू बी केयरफुल एंड दे हैव टू बी विजिलेंट के अवाम के इश्यूज क्या हैं, उनको एड्रेस किस तरह से करना है। मगर अभी जो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है वो इत्मीनान बख्श है। जिस तरह से अस्पतालों के दौरे किए जा रहे हैं, जिस तरह एजुकेशन को फोकस किया जा रहा है, ये वो बुनियादी बातें हैं जिनसे एक मुआशरा तश्कील पाता है। खैर, मुआशरे की तश्कील की जहाँ हम बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कौन से हैं और कौन से आने वाले दिनों में होने जा रहे हैं, इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। पूरे मुल्क में बिलखुसूस लाहौर में तरक्याती काम कहाँ कहाँ जारी हैं, इस बारे हम अपने व्यूअर्स को ज़रूर बताएंगे। खैर, मौजूदा जो गवर्नमेंट है कुछ नए प्रोजेक्ट्स को तो लॉन्च नहीं कर सकती, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स जो पहले से अप्रूव्ड हैं उन पर काम ज़रूर हो रहा है और होगा। इसी सिलसिले में अकबर चौक पर फ्लाईओवर और अंडरपास के लिए टेंडर्स आज खुलने जा रहे हैं। दुर्र नायाब, आपकी ये खबर है सिटी 42 के न्यूज़पेपर पर फ्रंट पेज पर है, मैं चाहूँगी कि इसके बारे में आप हमें बताएं। देखिए जी, पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि निगरान हुकूमत का बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर तवज्जो है कि वो पहले से जो प्रोजेक्ट जारी है उनको कंप्लीट कराए। आप गुलाब देवी आके देखती हैं, आपने यहाँ पे लाहौर ब्रिज के सामने, अरफा के सामने एक प्रोजेक्ट खोद के छोड़ा हुआ है और 6 महीने से कंप्लीट नहीं हो रहा। आप शाकाम पे चले जाइए, वहाँ पे मिसिंग लिंक कंप्लीट नहीं हुए। शेरावाला फ्लाईओवर जो बुज़दार से कोई प्रोजेक्ट थे उनका हाल बिगड़ा हुआ है। समनाबाद इतनी पुअर ट्रैफिक है वहाँ पे, आप वहाँ चली जाएँ तो आप वहाँ से वापस नहीं आ सकती। अब पहली दफ़ा चीफ सेक्रेटरी पंजाब हुकूमत के, चीफ सेक्रेटरी पंजाब के पूरे सेक्रेटरीज के सरबराह चीफ सेक्रेटरी खुद समनाबाद मसूबे पे गए हैं उसकी प्रोग्रेस का जायज़ा लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल है। अब गवर्नमेंट का एक तो ये है कि पहले से जो प्रोजेक्ट है उनको कंप्लीट कराना उनका टास्क है। दूसरा, जो पहले से अप्रूव प्रोजेक्ट है जिनको हमेशा से साइड पर रखा गया है, उनके फंड्स भी मौजूद होते हैं, वो काम भी कर सकते हैं, लेकिन उनको छेड़ा नहीं जाता क्योंकि लोगों को रिलीफ नहीं देना था ना। अब परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत तो आप देखें, या वो लाहौर का मास्टर प्लान पर तवज्जो दी थी उन्होंने कि आपको ये गर्ज नहीं है कि आज हम जिस शहर में जी रहे हैं कि हम उसका क्या करना है, लेकिन 2050 तक हमने क्या करना है ना, फोकस उस पर था। अच्छा, फोकस तो वो रहा उनका, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो अकबर चौक है, आप अगर यहाँ से निकलें और आप अकबर चौक पे जाएं तो आपको अकबर चौक क्रॉस करते बाजू का 3-3, 4-4 दफ़ा इशारा जंप होता है और फिर जाके आपकी बारी आती है। इशारा चलता है, बंद होता है, चलता है, बंद होता है, चौथी जगह जाके आपकी कहीं बारी आएगी, आप उसको क्रॉस कर सकेंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट ये डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप पीको रोड से अकबर चौक की तरफ जाए तो एक फ्लाईओवर यहाँ पे उन्होंने डिज़ाइन किया है और वो फ्लाईओवर बड़ा एक डेलिकेट सा डिज़ाइन है ताकि लैंड एक्विजिशन बचाई जा सके। इसी तरह अगर आप उस तरफ से आ रहे हैं तो एक अंडरपास डिज़ाइन किया है। ये पहला प्रोजेक्ट होगा जो मिक्स मैच होगा, उसी मेन रोड पे एक अंडरपास भी होगा, एक फ्लाईओवर भी होगा। अच्छा। और उसको इतना मॉडर्नाइज किया गया है कि अगर शायद विजुअल्स होते तो आपको मैंने दिए हुए दिखा नहीं पा रहे, तो विजुअल्स होते आपको समझने में आसानी होती कि उसमें लैंड एक्विजिशन बचाने के लिए बड़ा डेलिकेट सा डिज़ाइन है। और कभी ऐसा लाहौर में नहीं देखा गया कि जहाँ पे एक ही रोड पे अंडरपास और फ्लाईओवर आपको एक साथ मिल जाए। अच्छा, एक साथ ही इसकी कंस्ट्रक्शन करनी होगी तो कितना वक्त लग जाएगा? अहलियाने लाहौर का डेली का रास्ता है, आपने जैसा कि बताया कि 4-4 सिग्नल, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, तो कितना वक्त लगेगा ये प्रोजेक्ट? कुछ हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स दोस्त जो है ना वो बड़े परेशान है। वो कहते हैं जी कि पहले हम शबाशी साहब को नहीं समझ पा रहे थे, वो आते थे तो वो कहते थे कि बस मैं आज आया हूँ तो कल ही काम हो जाना चाहिए। कहता है अब निगरान हुकूमत जो है, निगरान वज़ीर साहब की प्रायोरिटी है कि इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट ट्रैक पे ले जाया जाए, जिस तरह सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी कलमा चौक का प्रोजेक्ट डेवलप्ड स्टेट में। अब कलमा चौक प्रोजेक्ट का टाइम जो है वो एक्चुअली 3 जून है कॉन्ट्रेक्चुअल टाइम, लेकिन इससे पहले उसको खत्म किया जाना था मार्च में। अब निगरान सेटअप ने कहा जी 25 ये तो इमरान, फिर मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि अगर 4 माह का वक्त दिया गया है और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो यकीनी तौर पर अगर ये हो जाता है तो इससे पूरे का पूरा लाहौर बेनिफिट करेगा। वो लोग जो लंबी लंबी लाइनों में जल्दी अपने मंजिलों को पहुंच जाएंगे। खैर, अभी हम चलते हैं एक ब्रेक पर। वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तालीम के मैदान में तलबा के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है और देयर इज़ ऑलवेज अ राइट टाइम टू डू द राइट थिंग। तो हमारे पास आज हमारे मेहमान हैं, नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर ज़हूर। Sir, I welcome you. You are serving as the Dean of Applied Sciences and Director for Academic Affairs. Then the other guest we have is Dr. Amna Iram,
जो कि डायरेक्टर हैं स्टूडेंट अफेयर्स की और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में। वैसे उन्होंने मेरी थोड़ी सी उस्ताद होने की हैसियत से ब्रेक में करेक्शन भी कर दी थी कि दिस इज़ द राइट वे टू प्रोनाउंस द वर्ड। खैर क्योंकि आज आप यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, आप तशरीफ़ लाएँ, तो मैं चाहूँगी जितना ज़्यादा हमारे जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स अगर हमें कोई देख रहे हैं, आप लोगों से फैज़ ले सकें तो वो उतना ही बेहतर होगा। तो सर बताइएगा कि जो ये यूनिवर्सिटी है, नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ये कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है, कौन कौन सी डिग्रीज़ हैं? जी, नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ये एक्चुअली मेडिकल साइंस है। आपको पता होगा कि फातिमा मेमोरियल सिस्टम जो है उसमें हमारा जो कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री है, हम वी हैव 40 years back experience of teaching, so therefore we started this program। इसमें हमारे मेडिकल साइंसेस हैं, इसमें हमारे पास अप्लाइड हेल्थ साइंसेस हैं, इसमें बेसिक साइंसेस हैं, इसमें फूड साइंसेस हैं एंड रिलेटेड डिग्री प्रोग्राम्स, इसमें MBA है, इसमें सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये तमाम प्रोग्राम्स हम बैचलर्स में और मास्टर्स में ऑफ़र करते हैं। अच्छा डॉक्टर आमना, क्या आप मुझे बता सकती हैं इसमें साइंसेस हैं, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, आर्ट्स हैं, क्या ये तमाम सब्जेक्ट्स को कैटर कर रही है यूनिवर्सिटी? जी, ये यूनिवर्सिटी इन सारे मेडिकल साइंसेस प्रोग्राम्स को कैटर कर रही है जो अलाइड और पैरामेडिकल में एक बैकबोन की हैसियत रखते हैं बिहाइंड द MBBS एंड BDS डॉक्टर्स। अच्छा। एज यू नो कि MBBS BDS डॉक्टर्स जो वर्क करते हैं उनके लिए डायग्नोस्टिक की क्या इंपॉर्टेंस होती है। हम यहाँ पे स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी करा रहे हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी करा रहे हैं, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी करा रहे हैं। ये डायग्नोस्टिक जो वैल्यूज़ हैं ये एक MBBS और BDS डॉक्टर के लिए एक बैकबोन की हैसियत रखते हैं। उसके बगैर वो अपना ट्रीटमेंट फर्दर आगे जो है वो नहीं लेके जा सकता। एक न्यूट्रिशनिस्ट जो एक बेसिक डाइट प्लान बना के देता है, उसकी बेस पे आगे जो है वो आपका कंसल्टेंट जो है वो उस चीज़ को लेके चल रहा होता है ट्रीटमेंट को। सो वी आर प्रोवाइडिंग द बेसिक बैकबोन जो हमारे वाइट कोट प्रोफेशंस हैं, वाइट कोट प्रोफेशंस बट नॉट MBBS BDS प्रोफेशन, बट दे आर द बेसिक बैकबोन बिहाइंड द MBBS BDS प्रोफेशन। ठीक है। अच्छा डॉक्टर ताहिर, फिर आप मुझे ये भी बता दें कि मास्टर्स डिग्री या MPhil में कोई ख़ास सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करी हो स्टूडेंट्स को? जी बिल्कुल, हम प्रोवाइड कर रहे हैं इनको। मास्टर्स में फिजियोलॉजी है, मास्टर्स में फूड साइंसेस है, फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स है, मास्टर्स में हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है, मास्टर में साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, MBA प्रोग्राम है। इसमें सबसे जो अच्छी बात है, हम जो है ना वो कस्टमाइज्ड एजुकेशन जो है ना वो दे रहे हैं, जिसमें हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स को जो कि वर्क प्लेस में भी होते हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी होती है, टाइमिंग की फ्लेक्सिबिलिटी है, सो दैट दे कैन हैव देयर रिसर्च आल्सो अलॉन्ग विद दिस प्रोग्राम, बिकॉज इट नीड्स यू नो शॉर्टर कोर्सेज एंड अलॉन्ग विद यू नो रिसर्च एक्टिविटीज़ विच इज़ एसोसिएटेड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन, और उसको कस्टमाइज तरीके से हम उसको पेश करते हैं। और बहुत बड़ा मामला है, संजीदा मामला भी है कि अगर बच्चे 4 साल एक डिग्री में आते हैं, आप खुद को एनरोल करवाते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से नहीं मिल पाती, तो उसके लिए आजकल की यूनिवर्सिटीज़ खुद बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती हैं, एक लाइजॉन पैदा करती हैं इंडस्ट्री और एकेडेमिया के बीच में। तो नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का क्या रोल है? मैं चाहूँगी डॉक्टर आमना में आप जी, हमारे जो मास्टर प्रोग्राम्स हैं, जैसे अभी सर ने बात की है कि बहुत कन्वीनियंट टाइमिंग्स होता है। हमारे पास मोस्टली वर्किंग प्लेस से हमारे पास डॉक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। हमारे जो बेसिक साइंसेज के MPhil फिजियोलॉजी, MPhil बायोकेमिस्ट्री, फूड साइंसेज में जितने भी हमारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उनका वर्किंग शेड्यूल उससे अफेक्ट नहीं करता। वो अपनी जॉब के साथ हम उन लोगों को वीकेंड पे और उनको जो हमारे नॉर्मल वर्किंग डेज होते हैं उसमें हम उनको टीच कर रहे होते हैं। तो उनका शेड्यूल ना तो ड्यूरिंग द मास्टर प्रोग्राम डिस्टर्ब होता है, और इवन अगर बैचलर और मास्टर डिग्री प्रोग्राम के बाद जब उनका एक स्पेसिफिक डिग्री वो ले लेते हैं तो जॉब इन प्लेसमेंट जो है वो हमारी गारंटेड है। हमारा फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में 100% हम उनको जॉब प्रोवाइड करते हैं, पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, पेड हाउसशिप प्रोवाइड करते हैं, और उसमें हमारे साथ उनके बेस्ट साथ उनकी जो है वो हमारी जो बेस्ट एजुकेशन में जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है उसको हम बच्चे को स्कॉलरशिप पे प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, देखा ये भी गया है डॉक्टर ताहिर कि न्यूट्रिशन की जो डिग्री हासिल करते हैं बच्चे, जी। उनको उस तरह से एलोकेशन नहीं मिलती हॉस्पिटल्स में। तो इसके लिए क्या मैं इस बात से एग्री करूं जो डॉक्टर आमना ने कहा है कि 100% जॉब अपॉर्चुनिटी नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मुयसर है?
देखें जितने हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, द बेस्ट प्रोग्राम विच वी आर ऑफरिंग वो ये है कि जो न्यूट्रिशन के जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान में कहीं पे और ऐसे इसकी क्लिनिकल साइड पे जो है ना वो न्यूट्रिशन बिहेवियर बताया नहीं जा रहा। लेकिन हम उसको क्या करते हैं, हम उसमें स्टूडेंट्स को वार्ड्स में भी भेजते हैं, उनको डॉक्टर्स के साथ MBBS डॉक्टर के साथ विजिट्स भी करवाते हैं वार्ड्स में, उनकी ट्रेनिंग भी वैसे होती है, उनकी रोटेशन ऐसे होती है कि वो तमाम जो है ना वो एजुकेशन विद रिस्पेक्ट टू पेशेंट और डिजीज स्पेसिफिक न्यूट्रिशन जो है ना वो उसको डिज़ाइन कर रहे हैं। तो अभी तक हमारा कोई भी स्टूडेंट फारग नहीं है इसमें। और इसके अलावा मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जो कस्टमाइजेशन है ना, जो कि हायर एजुकेशन कमीशन भी डिमांड कर रही है, उसमें हम इंडस्ट्री के साथ इस तरह से लाइजन कर रहे हैं कि इंडस्ट्री खुद भी हमें स्कॉलरशिप ऑफर करती है। हम उन स्कॉलरशिप के साथ जो है ना वो उन तमाम स्टूडेंट्स को, एक स्टूडेंट को एक इंडस्ट्री के साथ वी आर प्रोवाइडिंग कस्टमाइज्ड एजुकेशन फॉलोइंग ऑल HEC क्राइटेरिया, कि हम तैयार ही उसको ऐसे कर रहे हैं जो कि फॉर एग्जांपल मास्टर्स के बाद अगर बच्चे ने जॉब करनी है तो उनको दोबारा से जो है ना वो प्रॉब्लम ना हो कि हमें इस इंडस्ट्री में जाना है तो हमने उसमें जाके उसके वेयर अबाउट्स क्या होंगे। फिर इसके अलावा हम जब स्टूडेंट्स को फारिग करते हैं तो उसमें अनटिल अनलेस कि हम उनकी जो है ना कैपेसिटी बिल्ड नहीं कर लेते, हम उनको लीडर नहीं बना लेते अपने फील्ड में, हम उनको बाहर नहीं भेजते। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि हमने डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में 1 माह पूरा जो है ना हमने उनके गैप एनालिसिस करके आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर डिग्री प्रोग्राम वी ऑफर देम ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि मॉक इंटरव्यूज ये तमाम उनको बताए सिखाए, देन वी सेंड देम फॉर द हाउस जॉब ऑन मेरिट बेसिस, पेड हाउस जॉब मेरिट बेसिस। एक और चीज़ जो मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ में देखा है, इंटरनेशनल एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी बच्चों को करवाए जाते हैं ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए इतने कैपेबल हो सकें। तो क्या नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कर रही है? Yes, we are in touch with the Commonwealth universities and as well as Tuileries universities, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ हमारे लिंकेजेस हैं और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में हम बहुत एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करने जा रहे हैं जिसमें हमारे मल्टीपल प्रोग्राम्स उनके साथ लिंक्ड हैं। और इसमें एज वेल एज प्रैक्टिकल बेसिस पे और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पे और रिसर्च बेस पे बोथ साइड पे हम इसको जो है वो इम्प्रूव करेंगे। अच्छा, ये तो स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम्स हो गए, लेकिन टीचर्स को भी अपनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज को हर पल बढ़ाते रहना चाहिए और नई नई जिद्दत के साथ उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो टीचर्स के लिए भी कोई प्रोग्राम्स हैं? हमारे टीचर्स के लिए साइकोलॉजी में हम बहुत अच्छे प्रोग्राम, साइकोलॉजी में हम उनकी वर्कशॉप्स कराते हैं, टीचिंग जितने भी फैकल्टी मेंबर्स होते हैं। और इनफैक्ट हमारी अपनी जो फैकल्टी है माशाल्लाह ऑल द फैकल्टी दे आर इम्प्रूविंग। हमारी ऑलमोस्ट सारी फैकल्टी जो है वो PhD है और PhD एनरोल्ड है। अच्छा। तो ये है कि हमारी अपनी फैकल्टी भी ग्रूम कर रही है एज वेल एज हम उनके लिए साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो भी असिस्टेंस रिक्वायर होती है एज अ वेलबींग सेंटर, एक वेलबींग सेंटर हम रन कर रहे हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को भी कंसिडर करते हैं और फैकल्टी की प्रॉब्लम्स को भी कंसिडर कर रहे होते हैं। So faculty development program is one of the basic requirement of any education and we are following that. और मेरा भी ये बुनियादी सवाल यही था, शायद मैं उस तरह से पुट अप नहीं कर पाई कि फैकल्टी एजुकेशन के लिए क्या किया जाए। फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए जो ना बेसिकली 3 चीज़ें मेन काउंट करती हैं इसमें ना, फैकल्टी डेवलपमेंट, प्रोडक्ट कमर्शलाइजेशन जब इसको हायर एजुकेशन कमीशन के अकॉर्डिंगली हमने जब इनको अपने फील्ड में रिलेट करना है, एंड इनोवेशंस, ये तमाम चीज़ें जो है ना हम इसको कंबाइन करके हम एंड प्रोडक्ट को पकड़ के बैक ट्रेसेबिलिटी पे आके स्टूडेंट्स को डेवलप कर रहे हैं ताकि मार्केट में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड वी आर कॉन्फिडेंट अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन अश्योर दैट आवर स्टूडेंट विल बी फैंटास्टिक एंड कंपेटिटिव इन द वर्ल्ड। सर, टोटल कोर्सेज कितने हैं और टोटल फैकल्टी कितनी है? फैकल्टी आप देखें तो इसमें हमारे पास अबाउट 50 फैकल्टी जो है ना वो नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, बिकॉज अभी हमने मैंडेट लिया 2015 में हायर एजुकेशन कमीशन से, लेकिन हम इसको 50 नहीं कहेंगे सिर्फ क्योंकि बिकॉज वी आर ऑलवेज वर्किंग विद फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रैक्टिकल साइड, विद रिस्पेक्ट टू देयर रोटेशन, तो उसमें हमारे वो जितने भी फैकल्टी वो वाली है साथ इन्वॉल्व होती है। अगर इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूं तो हमारे 4 कैंपसेस हैं नूर फातिमा मेमोरियल सिस्टम के और उसमें ऑलमोस्ट 3000 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा डॉक्टर आमना, अभी क्योंकि हमें एक ब्रेक पर जाना है एंड आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क फ्रॉम यू, क्योंकि जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर एनरोलमेंट करनी है तो उससे पहले पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल कर लें कि किस डिपार्टमेंट में जाना है, कौन सा सब्जेक्ट जो है उसको ऑब्टेन करना है ताकि अपने फ्यूचर के करियर को ऑप्ट किया जा सके। तो अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, आप हमारे साथ रहें, हम वापस आएंगे और फिर यही गेस्ट हमारे साथ हैं, इन्हीं से बात करेंगे। बी राइट बैक।
तो हम बात करें एजुकेशन की इम्पोर्टेंस के ऊपर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में, और बिलखुसूस नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम्स और कोर्सेज लॉन्च कर रही है इस बारे में। तो डॉक्टर आमना, आप मुझे बता रही थी कि कैंपसेस कहाँ हैं, कितने हैं, फैकल्टी के बारे में, तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी बात कंटिन्यू करें। Noor International University is the part of the Noor Fatma Memorial System, and we are serving here from 46 years back. Achha. So we have almost 4 campuses in Lahore and more than 3,000 students and more than 150 faculty members. And Noor International University is the part of Fatma Memorial System. अच्छा, आपने मुझे बताया माशाल्लाह अच्छे खासे स्टूडेंट्स की तादाद है आपके पास और डिग्रीज भी ऑफ़र की जा रही हैं, लेकिन कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस अदा करना, तो उनके लिए क्या कोई स्कॉलरशिप्स हैं या कोई फ़ी कंसेशंस है? ना सिर्फ वो लोग जो अदा नहीं कर पाते, बट वी ऑल्सो हैव द एक्सेप्शंस हु आर स्कोरिंग हाई ग्रेड्स, तो उन एक्सेप्शंस के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या ऑफर्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो बहुत अफोर्डेबल है, और सेकंड अगर कोई इस तरह से हमारे पास जो बच्चे इस तरह से आ जाते हैं जो बहुत अच्छा एफएससी में मेडिकल साइड पे बहुत अच्छे ग्रेडिंग ले रहे होते हैं, तो हम उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। स्कॉलरशिप के में हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ कैटेगरीज़ है जो उनको दी जाती हैं। इसके साथ साथ हम खुद भी कोशिश करते हैं एज जो हमारी सोसाइटीज़ वेलबींग सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, हम जितना हेल्प आउट कर सकते हैं। जो अच्छा स्टूडेंट होता है उसको हम खुद जो है वो उसको एक ऐसा कंफर्टेबल जो एनवायरनमेंट है प्रोवाइड करते हैं कि वो ग्रो करे। तो हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है कि हमारा एक टीचर्स और स्टूडेंट का जो एक हमारी बॉन्डिंग होती है ना, एज अ पेरेंट्स हम उसके साथ डील कर रहे होते हैं। जितनी सपोर्ट हमें उनको रिक्वायर होती है एज अ मॉरली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, वो हम उनको देने की कोशिश करते हैं। वैसे डॉक्टर आमना ने सपोर्ट की बात की, आप स्कॉलरशिप के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि वी ऑफर अप टू 100% स्कॉलरशिप, और अबाउट 50 राउंड अबाउट नियर अबाउट यू नो कि 50% जो है ना स्कॉलरशिप वी आर राइट नाउ ऑफरिंग विद रिस्पेक्ट टू देयर merit based scholarship, with respect to their need based scholarship, and several other categories we have designed with our that is available on our website. अच्छा डॉक्टर ताहिर, आप बात कर रहे थे सपोर्ट की, तो सपोर्ट से मुझे स्पोर्ट्स याद आ गया, और स्पोर्ट्स में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो कौन कौन से एक्टिविटीज़ करवाए जा रहे हैं नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में? एक्टिविटीज़ जितनी भी आप समझ लें कि स्टूडेंट की जो है ना वो लीडरशिप को डेवलप करने के लिए जो उनकी बॉडी का जो है ना वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में अगर आप आ जाएँ, वी ऑफर ए लॉट ऑफ स्पोर्ट्स प्रोग्राम। अभी रिसेंटली हमने अपना स्पोर्ट्स गाला फिनिश किया है, उसमें जो है ना वो दैट इज़ आल्सो अवेलेबल ऑनलाइन। तो उसमें इसके अलावा हम जो है ना एक ऐसा ट्यूटोरियल सिस्टम मैनेज कर रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि हर वीक में हमारी उनकी जो है ना वो क्लासेस शुरू हो रही हैं, और उसमें उनकी तमाम लीडरशिप डेवलपमेंट, उनकी स्पीचेस, उनके ड्रामास और उनके इस तमाम किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं, ताकि एजुकेशन के साथ साथ उनके अदर एक्टिविटीज़ उनकी लाइफ में उनको प्रमोशन दे सकें। अच्छा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बेस पर भी एडमिशन्स होते हैं, तो क्या वो चीज़ भी प्रोवाइड की जा रही है? येस, वी डेफिनेटली एक्सपेक्ट सर्टन गुड पर्सन्स हु कैन परफॉर्म वेल, वो उनके साथ एजुकेशन लग जाए। एजुकेशन का तो एक पार्ट है ना, बट लाइफ का अदर पार्ट जो है ना वो दैट मैटर्स अबाउट 80% आल्सो। क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ तालीम पर ज़्यादा फोकस करवा देती हैं, और जो अदर साइड डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, उसकी तरफ और स्पोर्ट्स की तरफ हमारा तो हमारे नहीं प्रोग्राम ही वेल बीइंग के हैं। आप देखें कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी देख लें, आप न्यूट्रिशन को देख लें, हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे अपने पर्सनल क्लिनिक्स वहाँ पे बन रहे हैं, जिसमें वेल बीइंग जो है ना वो ज़रूरी है। उसके लिए हम स्टूडेंट्स को वहाँ पे ट्रेनिंग भी देते हैं, तो वी रिस्पेक्ट फॉर दोस्त। अच्छा, लाइजॉन किस तरह से क्रिएट किया जा रहा है? जैसा कि कहा जाता है कि करियर सर्विसेज, कॉर्पोरेट लिंकेजेस डिपार्टमेंट किस तरह से काम कर रहे हैं नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में? क्योंकि डिग्री अगर बच्चे लेकर जा रहे हैं तो मार्केट में इंडस्ट्रीज़ के साथ क्या आपके इंस्टीट्यूट का ऑलरेडी कोई एग्रीमेंट है कि हमारे स्टूडेंट्स को आपने एलोकेट करना है? इसमें देखें, नॉर्मली पूरे पाकिस्तान में क्या होता है, जब हायर एजुकेशन कमीशन ये बताता है कि देखें आप इंडस्ट्रियल लिंकेजेस डेवलप करें, आप देखें उसका मकसद क्या है। उसका मकसद ये है कि हम बच्चों को उनके साथ अटैच करें, और वो एक इंटर्नशिप का प्रोग्राम बाकायदा दे रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक्चुअली वो हर जगह पे ये नहीं हो रहा।
हमने ये एक नया सिस्टम ये किया है कि हम पहले इंडस्ट्री से रब्ता कर रहे हैं, उसके मुताबिक हम स्टूडेंट्स भी लेते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि स्टूडेंट्स को हम शुरू से एंगेज कर देते हैं, उनके साथ रिसर्च करनी है तो वही करें जो उनकी डिमांड है। और जब जॉब पे जाने लगे 2 साल के बाद आफ्टर एमएससी या बीएससी, तो जब एमएससी में स्पेशली अगर वो 2 साल के बाद जाते हैं इंडस्ट्री में, तो ऑलरेडी इंडस्ट्री के लाइजन में हो और उसको अंडरस्टैंडिंग हो कि मैंने यहाँ पे आके करना है, अदरवाइज दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म गुड जॉब्स। डॉक्टर ताहिर, आपने बात तो बड़ी खूबसूरत की है, लेकिन मेरी बात से जो पेरेंट्स हैं जो हमें इस वक्त देख रहे हैं इत्तेफाक ज़रूर करेंगे कि जब उनके बच्चे इंटर्नशिप करने के लिए जाते हैं तो उन्हें बहुत खुशी महसूस होती है कि हमारे बच्चे इंटर्नशिप करने चले गए हैं, मगर वो इंटर्नशिप 3 माह बाद ख़त्म हो जाती है। इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि इंटर्नशिप लीडिंग टू जॉब प्रोवाइड कर सकती हो नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी? दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि जब हमारे फॉर एग्जांपल फूड इंडस्ट्री है, तो फूड में जो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट्स अभी आएंगे, नया प्रोग्राम शुरू किया है, हमने उनके लिए इंडस्ट्री पहले तैयार करके रख लिया है। हमने स्टूडेंट्स को पहले सेमेस्टर से उनके साथ अटैच करना है और कोर्सेज भी कस्टमाइज होंगे उनके मुताबिक जो उस इंडस्ट्री को, सीरियल टेक्नोलॉजी है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, फॉलोइंग HEC क्राइटेरिया, हम वही उनको करवाएंगे। और दूसरा, हम एक्चुअली जो करते हैं, जो डिग्री प्रोग्राम्स है ना, हम वो स्टार्ट करवाते हैं। नए प्रोग्राम भी हमने जो स्टार्ट करवाया दैट इज़ नीड बेस में, जैसे कि कोविड-19 ने हमें बहुत कुछ सिखाया और दिया, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आई, जैसे कि रेस्पिरेटरी थेरेपी, एमरजेंसी एंड मेडिकल इंटेंसिव मेडिकल केयर, और उसके अलावा इमेजिंग टेक्नोलॉजी, MLT, MIT और स्पीच लैंग्वेज एंड पैथोलॉजी, तो खैर वो ऑलरेडी हमारे। इससे पहले जो आपने 2 वर्ड्स बोले उसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें। जी, मैं ये कह रहा हूँ MIT आई थिंक, हाँ, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इंटेंसिव केयर एंड मेडिकल सर्विसेज मैनेजमेंट, और उसमें रेस्पिरेटरी थेरेपी। आपको पता है कि कोविड-19 में रेस्पिरेशन का बहुत इशू था और एमरजेंसी में लोग आते थे, उनको केयर नहीं किया जाता था। तो बेस्ड ऑन दोज नीड्स वी डिज़ाइन न्यू डिग्री प्रोग्राम्स। एंड हमारा जो एजुकेशन है ना, वो डायरेक्टली टारगेटेड है टुवर्ड्स अप्लाइड साइड, कि हम वो चीज़ करें जो कि इम्पैक्ट दे सोसाइटी में, और हम उसको लेके चलें। जस्ट नॉट ए पीस ऑफ पेपर फॉर डिग्री। I want to add one point in this. जी डॉक्टर। लाइक कि पेंडेमिक के बाद जो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं उन्होंने इतना एक्टिवली काम किया है विद MBBS BDS डॉक्टर्स के, जितनी भी एक्सरसाइजेज थी रेस्पिरेटरी थेरेपी की, वो सारी वो परफॉर्म कर रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू दैट नीड हमने इस डिग्री को जो है वो लॉन्च किया है, और वी आर गेटिंग वेरी गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट। और आफ्टर दैट हमारी जो बच्चे यहाँ पे हैं, दे आर एनेबलिंग थॉट लीडर्स। We are producing the enabling thought leaders. They are actually वो leaders हैं जो अपने field में जो है वो specialist हैं, और never they hesitate and they are very well in their field, and they always work with the policy making societies and वो policy making जो कि हमारी beneficial हैं for the society and for the humanity. डॉक्टर ताहिर, क्या कोई थिंक टैंक्स भी हैं? जी बिल्कुल, हमारी जो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं अलॉन्ग विद ऑल सेटअप, हमारा एक ग्रुप अलहदा से है जो कि हम इसको बाकायदा से सोचते हैं, बाकायदा से उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाते हैं। जो फैकल्टी मेंबर हैं सारे सीनियर जो हैं, उनमें जो है ना वो फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं, हमारे लिंकेजेस इंटरनेशनल लेवल पे हैं। वही जो सेटअप इंटरनेशनल लिंकेज में है हम करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में वी हैव ऑल ह्यूमन रिसोर्सेज, बट उनकी एबिलिटीज़ और एजुकेशन या स्किल्स जो है ना वो हम वैसे डिवेलप नहीं कर पाते। हम फोकस कर रहे हैं उन चीज़ों को जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हैं, और हम उनको अपने बच्चों में जो है ना वो बिल्ड करें और हम आए एट पार विद इंटरनेशनल लेवल। नथिंग इज़ लैकिंग बिहाइंड, नो डाउट कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। सर, मैं आपकी बात को काट कर एक बहुत ज़रूरी बात करना चाह रही हूँ, वो ये कि जिस तरह आपने थिंक टैंक का जिक्र किया, ये हमारी इंस्टीट्यूट्स, हमारी यूनिवर्सिटीज़ ही हैं जहाँ पर हमारे पास बड़ी तादाद में यूथ मौजूद है, हमारे पास कॉम्पिटिटिव स्टाफ मौजूद है, फैकल्टी हाई क्वालिफाइड है, मगर हम जहाँ पर लैक कर रहे हैं वो ये है कि हम थिंक टैंक्स बनाकर इंटरनेशनल तो बाद में, हम नेशनल लेवल पर क्यों कोई बेहतरी नहीं ला पाते। हम अपनी स्टेट को एडवाइस करें कि हमें किस तरह के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, हमें स्टूडेंट्स के लिए क्या करना चाहिए, हमें गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, हमें पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहिए। वो तमाम बातें हैं जिन पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। खैर, ये बातें तो एक तरफ हो गई, ये बड़ी ज़रूरी थी बात कह रही, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देंगे आप? जी, स्टूडेंट्स के लिए मैं तो ये मैसेज दूंगा कि वाइट कोर प्रोफेशन को ढूंढते हैं, ये एक बड़ा डिफरेंट जो है ना वो डायनामिक चेंज है कि दे शुड अंडरस्टैंड not only MBBS or BDS but there are several other degree programs where they can be at very high level,
उनको अपने थॉट्स को जो है ना वो आगे लाना चाहिए, इस चीज़ को चेंज करना चाहिए। देयर इज़ ए पैराडाइम शिफ्ट। अब बहुत पुराना हो गया कि हम सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे। बहुत सारे डिग्री प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली हमारा जो है ना लिंकेजेस इंटरनेशनल लेवल पे है। नेशनल में जब सीखेंगे, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। सर वेरी वेल सेड। यस। और डॉक्टर अस्मा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज? जी डॉक्टर आमना, डॉक्टर मेरा आमना, मैसेज, सॉरी जी इट्स ओके, मेरा मैसेज स्टूडेंट्स के लिए ये होगा कि नेवर लूज होप एंड हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, देयर इज़ नो एनी गोल दैट यू कैन नॉट अचीव। हाँ, और ये भी कहा जाता है कि फेथ एंड कंसिस्टेंसी कैन मूव माउंटेन्स। और वो जिस तरह आपने बात की बच्चों की कि जो नाउमीद हो जाते हैं, उनके लिए हम यही कहेंगे कि व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए और आपने हमारे साथ बहुत ही मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन शेयर की। थैंक यू वेरी मच। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक पर। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू सो मच। सिटी एट 10 की तरफ से आप सबको एक मरतबा फिर से वेरी हैप्पी बर्थडे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि खेल कितना ज़रूरी है, और पाकिस्तान सुपर लीग जारी है, मैचेस हो रहे हैं, और जो लाहौरी हैं वो ख़ास से मुतहरक नज़र आ रहे हैं, एक्साइटेड भी हैं। ख़बर ये है कि PSL 8 के लिए जो ट्रैफिक प्लान है वो मुकम्मल कर लिया गया है। पाकिस्तान सुपर लीग 8 के 9 मैचेस के लिए ट्रैफिक के इंतजाम मुकम्मल हैं। मजमूई तौर पर 1000 से ज़्यादा ट्रैफिक एहलकार रूट पर ड्यूटी देंगे, जबकि रूट्स और स्टेडियम से मुल्हिका रोड पर 20 फोर्क लिफ्टर्स, 30 ब्रेकडाउन्स भी तैनात किए गए हैं। ये बताया गया है CTO लाहौर की जानिब से। और शायकीन क्रिकेट गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्ग, लिबर्टी पार्किंग और LDA प्लाजा में अपनी गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। यानी पार्किंग के लिए गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्ग, लिबर्टी पार्किंग और LDA प्लाजा मौजूद है। होटल से कजाफी स्टेडियम और स्टेडियम से होटल तक ट्रैफिक के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तो ये तो थी तैयारियां PSL के लिए, क्या क्या इंतजाम हो रहे हैं। लेकिन मौसम कैसा है लाहौर का और कैसा रहेगा, अब इस पर बात करेंगे। कोमल हमारे साथ सुबह सुबह मौजूद होती हैं, जो हमें लाहौर के मौसम के हवाले से अपडेट करती हैं। तो कोमल बताएं, कहां पर हैं और कैसा है मौसम लाहौर का? बिल्कुल मुनीज़ा, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मिले जुले मौसम का रुझान है। मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। सूरज ने भी किरणें चारों तरफ बिखेरना शुरू कर दी हैं और सूरज की सुनहरी किरणों से जो फूलों के खुशगवार सी खुशबू है, जो फूलों के कलर हैं, रंग जो है वो निखर कर सामने आ रहे हैं और शहर लाहौर का खूबसूरत सा कुदरती मनाजिर जो है वो पेश कर रहे हैं। इसी तरह बात की जाए लाहौर में मौजूदा सिचुएशन के हवाले से तो हवाओं का सिलसिला इस वक्त जो है वो थमा हुआ है। शहरी पार्कों में मौजूद हैं और सूरज की ये सुनहरी किरणों की हरारत जो है वो महसूस कर रहे हैं। टेम्परेचर के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में मज़ीद तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी। दोपहर के औकात में दर्जा हरारत में इजाफा भी रिकॉर्ड किया जाएगा और टेम्परेचर जो है वो कम से कम 12 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री तक जाएगा। जबकि फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो दूसरे नंबर पर देखा जा रहा है और AQI की शरह 175 रिकॉर्ड की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका कोमल। लाहौर में धूप भी है और मौसम भी अबर आलूद है। हमें एक ब्रेक पर चलना है, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। वेलकम बैक और अब शामिल करते हैं आज के भाव। साजिद अली हमारे रिपोर्टर सब्जी मंडी में मौजूद हैं। वहाँ पर प्राइसेस क्या हैं, किस सब्जी का क्या रेट चल रहा है और फलों का क्या हिसाब किताब है, साजिद से पूछ लेते हैं। साजिद बताएं। अच्छा, बिल्कुल सब्जियों की कीमतों में 10 से 30 रुपए तक का बड़ा इजाफा देखने में सामने आया और इसके साथ ही साथ ओपन मार्केट में भी सब्जियों की मनमानी कीमतों पर फरोख जो है वो जारी है। शहरियों का कहना था कि ज़िले इंतजामिया सब्जी के सरकारी नरखों पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम है, जिसके बायस उनको सब्जियों की मद में इजाफी पैसे अदा करने पड़ते हैं। एक नज़र अगर हम दौड़ा लें सब्जियों की कीमतों पर तो प्याज की जो सरकारी कीमत मुकर्रर की गई है वो 170 रुपये फ़ी किलो तक है, जबकि जो ओपन मार्केट में प्याज की कीमत वसूल की जा रही है ये 190 से 200 रुपये फ़ी किलो तक वसूल की जा रही है। टमाटर की बात कर ली जाए तो दर्जा अव्वल का टमाटर जो 35 रुपये फ़ी किलो इसका सरकारी रेट मुकर्रर किया गया है, लेकिन ओपन मार्केट में 50 रुपये फ़ी किलो तक टमाटर की मद में चार्ज किए जा रहे हैं। लहसुन की बात की जाए तो 380 रुपये सरकारी कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में 500 रुपये फ़ी किलो तक लहसुन जो है बेचे जा रहे हैं।
अदरक की बात की जाए तो 540 रुपये सरकारी कीमत है, जबकि ओपन मार्केट में 580 से 600 रुपये फ़ी किलो तक अदरक की मद में चार्ज किए जा रहे हैं। अगर सब्ज़ मिर्च की बात की जाए तो 100 रुपये सरकारी कीमत मुकर्रर की गई है, जबकि ओपन मार्केट में 150 रुपये फ़ी किलो तक सब्ज़ मिर्च की मद में चार्ज किए जा रहे हैं। बंद गोभी का जो सरकारी कीमत मुकर्रर की गई है 30 रुपये फ़ी किलो तक है, जबकि ओपन मार्केट में 45 से 50 रुपये फ़ी किलो जो बंद गोभी की मद में चार्ज किए जा रहे हैं। अगर बात की जाए शिमला मिर्च की 115 रुपये सरकारी कीमत है, जबकि 150 रुपये तक ओपन मार्केट में चार्ज किए जा रहे हैं। मटर की बात की जाए तो 155 रुपये सरकारी कीमत मुकर्रर की गई है, जबकि ओपन मार्केट में जो मटर की मद में फ़ी किलो में चार्ज किए जा रहे हैं वो 180 से 190 रुपये फ़ी किलो तक है। तो ये एक फ़र्क था सब्जियों की ओपन मार्केट की कीमतों में और सरकारी नरखों में, जिसका शिकवा हमें शहरी भी करते हुए नजर आए। जी, और इस उम्मीद पर आपसे इजाज़त चाहेंगे कि आपकी सुबह खुशगवार गुजरे। अल्लाह ने के बाद।